नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं हूं देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कोरोना केसेस फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक शाम 4:30 बजे पीएम की बैठक है। कोरोना के हालात पर करेंगे समीक्षा। शाम 4:30 बजे पीएम की बैठक होनी है। कोरोना को लेकर लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है और इसके हालात लगातार जो ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं उस पर मंथन किया जा रहा है। वहीं शाम 4:30 बजे पीएम की बैठक होनी है। समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के हालात को लेकर पीएम ये बैठक करने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे ये बैठक होनी है। तो दुर्ग से बड़ी खबर। ज्वेलरी शॉप में ब्लास्ट। ज्वेलरी शॉप में फटा सिलेंडर। भिलाई के सुपेला लक्ष्मी मार्केट की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। भारी नुकसान का आशंका लगाया जा रहा है। दुर्ग से ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलरी शॉप में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। ज्वेलरी शॉप में सिलेंडर फटा जिसके कारण यह हादसा हो गया। भिलाई के सुपेला लक्ष्मी मार्केट की पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं भिलाई के सुपेला लक्ष्मी मार्केट की, जहां पर ज्वेलरी शॉप में ये ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट होने से ये हादसा हुआ है। हादसा कितना भीषण है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। आग की लपटों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस हादसे को लेकर? देखिए आयुषी, बताना चाहूंगा कि ये घटना करीब 2 बजे के आसपास की थी, जब भीड़ भाड़ वाले एरिया में ये ज्वेलरी की शॉप है वहां पर अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके बाद से अचानक तेजी से आग फैलने लगी और आग फैलने के कारण वहां पर जो सिलेंडर यूज के लिए रखा हुआ था वो फट गया, जिससे आग जो है वो चारों ओर फैल गई। तो जिससे एक बड़ी घटना हो गई, लेकिन गनीमत ये रही है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। तत्काल इसकी सूचना जो है फायर ब्रिगेड को दी गई। वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की भी टीम वहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। सवाल ये होता है कि इसमें नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी घटना जरूर टल गई है बोल सकते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और जिस जगह में ये दुकान है वहां पर काफी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है ये, और हजारों लोगों का आना जाना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट घना होने के कारण ये जो आग है वो चारों ओर फैल सकती थी। तो लेकिन एक बड़ी घटना टल गई है, लेकिन इस तरह की दिन के समय में ये घटना हुई है तो एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है, क्योंकि ये घटना जो है, आग जो है वो चारों ओर फैल सकती थी और निश्चित रूप से जान माल की हानि हो सकती थी। गनीमत रही है कि अभी इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। नुकसान जरूर हुआ है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश आपका धन्यवाद। तो इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी ऋतु मौजूद है। ऋतु, ओवर टू यू। जी शुक्रिया आयुषी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलावृष्टि की। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही है और उसी वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान में भी गिरावट आई है। कई जगह पर फसलों का नुकसान भी हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें कि किस तरह के हालात बारिश से बने हुए हैं। हरदा की ये तस्वीर है, वहीं ग्वालियर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से ओलावृष्टि हुई है, और टीकमगढ़ की तस्वीर है, गुना की तस्वीर है। लगातार ओलावृष्टि बारिश की वजह से कई सारी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। देर रात ओलावृष्टि और तेज बारिश के चलते सबसे ज्यादा गुना जिले में नुकसान की अगर फसलों की बात करें तो धनिया, चना और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और करीबन 100% यहाँ पर नुकसान आका जा रहा है। मैं इस समय सरसों के खेत में मौजूद हूँ। ये किसान मेरे साथ मौजूद है जो खुद इस बात को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है। ये देखिए आप, सरसों की जो फसल थी उसको भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर आड़ी पड़ गई हैं फसलें
और यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनको क्या नुकसान हुआ है दादा? दाना चना सपन नसट हो गया साहब। हाँ, सब फसल गेहूँ चना सब कुछ नहीं बचा। घरों में भी नुकसान बताया जा रहा है। हाँ, घरों में भी हिट जावे ओरा मोरा सब है, और घर पे मकान पे कुछ रोकड़ा टूट गया और ये 700 फसल सब नष्ट हो गई। आप कितने गांव का दौरा कर चुके हैं? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। मैं 12-13 गांव का दौरा कर चुका हूं। मैं सुबह 8 बजे से निकला हूं। मैंने इन गांवों में देखा है 100% नुकसान है। कई तो मकान तक ढह गए, जो कच्चे मकान थे खपरेलू, उन पे ओलों की वजह से उनके खपरे फूट गए, दीवारें भी धड़ गई। एक जानवर भी मरा है यहाँ काला पीपल में। 4-5 राष्ट्रीय पक्षी मोर जिसको कहते हैं वो भी मरी हुई मैंने देखा है, उसके फोटो है मेरे पास। इतना बड़ी मैंने ओलावृष्टि अभी तक मेरी लाइफ में नहीं देखी है। और यहाँ के किसानों को सरकार से और शासन से एक ही आग्रह है, उचित से उचित मुआवजा देने की कृपा करे। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, माननीय पूर्व विधायक जी ममता मीना जी की रात को ही बात हुई थी सीएम साहब और प्रभारी मंत्री जी और कलेक्टर साहब से, उनने भी आश्वासन दिया उनको कि वो भी आ रही कुछ देर में निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर और भी किसान हैं, हम जानते हैं। दादा ये बताइए कि अगली बार क्या फसल बोई थी? अगली बार मक्का से सर। हाँ, तो वो उसकी क्या हालत क्या है? कोई हालत नहीं, सब गड़गड़ होगी इस वापी। अच्छा। हाँ, और देख भी गया, फोटो खींच ले गया, कोई कुछ नहीं मिला हम पे, कुछ मुआवजा नहीं मिला। कुछ मुआवजा नहीं मिला। अबकी बार सरकार से आस है? सरकार कहीं अब देखे जाए कि कोई फसल तो ही नहीं हम, नहीं तो गरीब लोगों का पेट भरा हुआ सांसा हो रही, डोर मवेशी का मरने को मंजूर है फसल ही। तो आप देख सकते हैं कि किसान अपना दर्द किस तरह से बयां कर रहे हैं। और 2 फसलों के बाद इस फसल पे उनका जो पूरा दारोमदार था वो था, और वो भी फसल इस बार जो है तेज बारिश और ओलों के चलते बर्बाद उनकी हो चुकी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और सरकार इन किसानों के दर्द पर अपना मरहम रख पाती है कि नहीं। न्यूज़ 18 गुना, विजय योगी। बुंदेलखंड में लगातार बारिश होने की वजह से फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। किसानों का हाल बेहाल है। उनका कहना है कि अब खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। बहुत नुकसान होगा, बिल्कुल कुछ नहीं बचा हुआ है। देख भी कि जब सरकार अगर देखे तो देख सकती है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। कितने आकार की ओले गिरी हैं जी? कम से कम 100 ग्राम की। 100 ग्राम की ओले गिरी हैं। इतनी जमीन दिख रही है, कितनी ऊंचाई पे ये? कम से कम 7 इंच ओला होगा। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब सरकार जांच करा के हमको जो कुछ दे सो दे देवे, ना तो मरवे की कगार पे तो आई गए, बिल्कुल भूखन तो मन नहीं मनने हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसान लगातार परेशान हैं, फसलें खराब हो चुकी हैं और इसी को लेकर उन सभी ने जाम लगाया। प्रशासन से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है। बता दें, जाम लगाने के दौरान भारी भीड़ दिखाई दी और यातायात भी प्रभावित रहा। और प्रदेश में ओलावृष्टि की वजह से जिस तरह से नुकसान हुआ है किसानों की फसलों का, और उस पर सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं सर्वे करने के। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है,
कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं बेमौसम बारिश से हरदा सहित प्रदेश के कई जिलों में किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा है और इसी पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है, कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, सर्वे कराकर सभी को राशि मिलेगी। नुकसान हो गया, कितने खेतों में नुकसान हुआ, कितना नुकसान हो गया खेतों में? नुकसान हो गया, कितने खेतों में नुकसान हुआ, कितना नुकसान हो गया खेतों में? डिंडौरी जिले में तेज बारिश की वजह से धान भीग चुका है। बता दें आपको, केंद्रों पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। अलर्ट करने के बाद भी केंद्रों पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई और उसके बाद अब जो है मुसीबत आन पड़ी है। बारिश ने धान खरीदी केंद्रों में इंतजामों की पोल खोल दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी धान खरीदी केंद्रों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए, लिहाजा सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर खराब हो चुका है। बारिश में धान भीगने के बाद अपनी नाकामियों को छिपाने जिम्मेदारों ने आनन फानन में भीगे हुए धान की बोरियों को प्लास्टिक से ढक दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक कवर ढकने के बाद भी धान की बोरियों के अंदर से पानी कितनी तेजी से निकल रहा है। कीचड़ वगैरह भी है, बारिश हो रहा है और धान आन लेके आए थे तो उसका भी कोई साधन, कोई व्यवस्था नहीं बन पाया, पूरा धान भीग गया। कितना बोरी धान लेकर आए थे सर? वही 30 से 40। तो पूरी धान भीग गई आपकी? जी सर कल 2 बजे से दिन से हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, पूरी रात व्यवस्था की है। तूफानों के कारण कहीं कहीं उड़ गया है त्रिपाल पन्नी, इस कारण से 2-4 बोरी मात्र भीगे हैं। बाकी मैं सब अनाज पूरी सुरक्षित रखा हूँ, पूरी ढक के रखा हूँ। किसान परेशान है? नहीं सर, मात्र बारदाना के कारण परेशान थे कल। अब आज तो पानी गिर रहा है, बारदाना की गाड़ी ये खड़ी है, आ गई है रात ही में। जबलपुर के साथ ही कई जिलों में शनिवार देर रात के साथ ही बारिश हो रही है और धान खरीदी केंद्रों पर कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई। खुले में धान रखा है जो भीगकर पूरा खराब होने की कगार पर है। पहले ही अलर्ट जारी किया गया था पर कुछ नहीं हुआ और अब धान जो है भीग चुका है। समस्याएं तो बहुत सी हैं, सोसाइटी से कोई समस्या नहीं है। हमारा माल आ गया, तुल गया। शासन की तरफ से जो गाइडलाइन हमें मिली है वो अधिकतम 17% तक खरीदा जा सकता है धान, लेकिन 17% भी नहीं आ रहा क्योंकि धान ऑलरेडी किसानों को सूखा हुआ उन्होंने बचा के रखा है। तो 16%, 15.5%, 16.5% ही समथिंग में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी धान बाहर रखा हुआ है। इसकी ये वजह है कि गोडाउन के जो मालिक हैं उनका कहना है कि हमें 14% मॉइस्चर चाहिए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है वो 17% है, जिसके अंदर वो FEQ माना जाता है। पानी के चक्कर में पानी गिर गया था तो उसमें थोड़ा नमी आ गई थी, तो वेयर हाउस के द्वारा बताया गया कि थोड़ा गीला है, सूख जाए, तो अब सूख गई है। अब अंदर धीरे धीरे हो रही है और उनके द्वारा तीसरा केंद्र भी दे दिया गया है आर्चा सोसाइटी का, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम जा रही है। जाम लग जाता है, गाड़ी वालों को बुलाते हैं लेकिन वो जाम में फंस जाते हैं। 2-2 जगह का माल आएगा। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे धार की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। जी हां, सोया प्रोसेसिंग यूनिट का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में कोरोना की वजह से सीएम ने वर्चुअली जुड़े और प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि MP कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए हैं और जिसका नतीजा ये हुआ कि हम 7 साल से कृषि निर्माण अवार्ड जीत रहे हैं। सीएम ने कहा कि आज गेहूं उत्पादन में MP पंजाब को पीछे छोड़ गया है। कृषि का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले, उसके लिए अनेकों कदम उठाए। उसके बारे में आज मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन उन कदमों का ही परिणाम है
0% ब्याज पे कर्जा देने जैसी अनेकों योजनाएं। उसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश लगातार 7 साल से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है। एमपी वीट के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। और उत्पादन में भी पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। हमारा गेहूं हो, धान हो, एक ने अनेकों फसलें, दलहन की फसल हो, तिलहन की फसल हो। अब सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सोयाबीन की फसलें खराब ना हो तो बीज उपचार से लेकर बाकी जो उपाय किए जा सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय को भी कहा गया है। दूसरे बीच में उत्पादन घटा भी और उत्पादन घटने के साथ साथ कीमतें भी घटी। उसके बीच में आपको याद होगा एक भावांतर भुगतान योजना लाए थे ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बाजार मूल्य का जो अंतर है वो किसानों को हम सीधे दे दें। उसके कारण सोयाबीन का रकबा भी प्रभावित हुआ। लेकिन आज मैं आईबी ग्रुप को सुन रहा था, उन्होंने आश्वस्त किया कि सोयाबीन के ठीक दाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान हित में अगर आवश्यक हो तो हम स्टेट की पॉलिसी को बदलेंगे। नई पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है जिसमें सोयाबीन को ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो पूरा इंडस्ट्री महाराष्ट्र जा रही थी, आज हमारे यहाँ पे बदनावर में मध्य प्रदेश में है। 360 करोड़ का निवेश है। ये देश का सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट है। लेटेस्ट वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इसमें है। 360 करोड़ अभी जब एक्सपेंशन करेंगे अगले चरण में तो मुझे वादा किया है ग्रुप के एमडी ने कि 200 करोड़ का और हम निवेश यहाँ पे करेंगे। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। आयुषी, ओवर टू यू। जी शुक्रिया रितु। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्ली डील्स ऐप क्रिएटर और मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसे इंदौर के बाईपास इलाके में स्थित न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप से अरेस्ट किया है। उसने इंदौर स्थित आईपीएस एकेडमी से बीसीए किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ओंकारेश्वर ठाकुर ट्विटर पर उस ट्वीट ग्रुप का सदस्य था जो एक धर्म विशेष की महिलाओं को बदनाम करने के लिए ट्रोल करता था। माना जा रहा है कि ओंकारेश्वर ठाकुर से पूछताछ के बाद और नाम सामने आ सकते हैं। 25 साल के ओंकारेश्वर ठाकुर ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2020 में अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्विटर पर ग्रुप ज्वाइन किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुल्ली डील नाम के एप्लीकेशन बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक आरोपी का नाम ओंकारेश्वर ठाकुर है जो इंदौर मूल का रहने वाला है और इंदौर में वो वहीं से पढ़ाई किया था बीसीए का। बीसीए की पढ़ाई करने के बाद इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने में जुड़ गया और बीसीए की पढ़ाई जो है उसने एक आईपीएस एकेडमी नाम के संस्थान से वो पढ़ाई किया। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद साल 2020 में जनवरी महीने में ही वो ट्विटर पे एक्टिव हुआ। ट्विटर पे एक्टिव ये कई अलग अलग नाम से हुआ। हालांकि वहाँ पर अगर बात करें तो ट्रेड महासभा नाम के एक ग्रुप से वो जुड़ा, उसके बाद इस तरह के गतिविधियों में शामिल हुआ। और जिस तरह से अगर बात करें स्पेशल सेल इस मामले में तफ्तीश कर रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा और कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा खास तौर पर एक विशेष धर्म संप्रदाय के जो महिलाएं हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। तो लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला रजिस्टर्ड किया गया और मामला रजिस्टर्ड करने के बाद इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और इसी दौरान इंदौर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली लाने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। स्पेशल सेल ये जानने का प्रयास करेगी क्या एक सोची समझी साजिश के तहत इसको किया जा रहा था या सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा था। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले बुल्ली भाई ऐप जो है उस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था जिससे असम से गिरफ्तार करके लाया गया और लाने के बाद अब इस मामले पर उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश में जुट चुकी है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरी सहयोगी रितु और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।